नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से हम पटना चलते हैं और पटना में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं ज्ञान रंजन जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, काफी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। ज्ञान रंजन धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। और आपको भी आपसे अनूप जी। सवाल करने के पहले मैं जरा अपना इस विषय के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस ने कल एक बड़ा धमाका सा कर दिया पटना में जब अलका लांबा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो आई थी और वहां पर वो प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम जी हैं, उनके साथ और भी कई नेता थे। इन लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया, वो महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट था, जिसमें बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो कांग्रेस ने हर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया है। और कांग्रेस ऑलरेडी ये स्कीम चला रही है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी जब चुनाव हुए थे तो उनके मैनिफेस्टो में ये बातें कही गई थी। लेकिन ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि चूंकि कांग्रेस यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ रही है, महागठबंधन के साथ लड़ रही है, और तेजस्वी यादव ने कुछ पहले से ये ऐलान करते आए हैं कि वो महिलाओं के लिए महिला मान योजना या सम्मान योजना लागू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद, इसके पहले ही कांग्रेस का इस तरह से एकदम से अचानक से लॉन्च कर देना लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रहा है। तो इसी बारे में बातचीत करने के लिए ज्ञान रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता। ज्ञान रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये भी उठता है कि इस तरह से अचानक इस महिला मान योजना या सम्मान योजना, जो भी आपने कही है कल लॉन्च करने की बिहार में, जिसमें 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे महिलाओं को, तो इसके पीछे क्या राज है? अनूप जी, पहले तो आपने मुझे बुलाया गेस्ट पैनल में, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तहत है, और ये जो माई बहन सम्मान योजना है, जो महिलाओं की सशक्तिकरण, जो आर्थिक नीति है महिलाओं को मजबूत करने के लिए, ये कोई नई नहीं है। और आप देखे होंगे कि इसका सबसे पहले उदाहरण रिसेंट पास्ट में आप देखे होंगे कि कर्नाटका से हम लोगों ने शुरू किया था। उसके बाद आपने देखा कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बात को समझने की जरूरत है। जब देश में सत्ता की परिवर्तन हुई 2014 में, तो उसके बाद से देश में जिसको कहा जा रहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, उससे 120% महंगाई बढ़ गई है। चाहे आप गैस सिलेंडर एलपीजी का ही आप अगर एग्जांपल देते हैं, जो कभी 550 में हुआ करता था, 1000 पार है, लगभग दुगना। तो कहने का ये तात्पर्य है कि महंगाई से जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है, घर की गृहिणियों पे पड़ा है। क्योंकि घर की जो गृहिणियां होती हैं, वो घर का हिसाब किताब और चलाती है। तो 2014 से लेके अभी तक मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए एक भी नीति और योजना लागू नहीं किया उन्होंने। तो सबसे ज्यादा इसका जो असर हुआ है, कमर टूटी है, वो महिलाओं की टूटी है, गृहिणी की टूटी है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, जो गीगा वर्कर्स होते हैं, जो मनरेगा के तहत काम करते थे, मनरेगा फंड भी अभी आप देखेंगे कि मोदी सरकार ने दिन पे दिन उसको हर बजट में कम करते चली जा रही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो दूर दराज में, गांव में, पहाड़ों पे जो मनरेगा के तहत जो महिलाएं और लोग काम करते थे, उनके पास जो पैसे उपलब्ध होते थे मनरेगा के तहत, जो उनको पैसा मिलता था, वो पैसा मिलना कम हो गया। जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने जब ये सर्वे कराती है, जब लोगों से पूछती है, महिलाओं से संवाद रखती है, तो ये सामने निकल के आता है कि महिलाओं के पास आज घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। जिसकी वजह से उनकी जो जीविका है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो बहुत ही बुरी और बुरे स्थिति में है। और इसकी वजह से हमने इसका प्रयोग किया, जिसकी सफलता मिली। और आपने बहुत सारी योजनाएं महिला को देखा होगा, बस सर्विसेज की बात हो, चाहे उनकी नौकरी देने की बात हो, चाहे उनको न्याय, जो आर्थिक न्याय की बात होती है, उसकी बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो न्याय न्याय थी, सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बात हमेशा करती है। तो आर्थिक न्याय में जो क्या है कि देश में गरीबी और अमीरी के बीच बहुत खाई बढ़ गई है। इसीलिए बिहार में जब चुनाव के मुद्दे की हम बात करते हैं, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने जब पूरे देश का भ्रमण किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो उनको समझ में आई कि देश में खाई बढ़ गई है, चाहे वो सामाजिक खाई हो, चाहे ये आर्थिक खाई हो। हर लोगों की बात सुनी। मेन बात बिहार की आप बात करो, चाहे वो केंद्र की बात करो, तो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है, और महिलाओं का उत्पीड़न, अत्याचार से जुड़ा हुआ है। इसकी वकालत हमारे राहुल गांधी जी शुरू से करते आए हैं। क्योंकि देश में मोदी सरकार जब आई थी, तो उन्होंने देश के वासी से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे।
इन सबों पे आए थे, लेकिन इस पे कोई जब कोई काम नहीं हुआ तो हमारे नेता मुखर होके बोलने लगे। इसी कड़ी में अगर आप बिहार में देखोगे, बिहार में भी जब अभी चुनाव का माहौल है, आने वाले 4-5 महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो पिछले 3-3.5 महीने से 4 महीना से कह लीजिए लगभग हम लोगों ने महिलाओं के बीच संवाद शुरू किया। महिलाओं के बीच हमारे कार्यकर्ता गए, हमारे लोग गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, महिला अध्यक्ष गई, शीर्ष नेतृत्व के नेता जो आए अलका लांबा जी वो गए। मतलब तरह तरह के लोग पूरे बिहार में जिलावार तरीके से जाके महिलाओं से संवाद करके उनके स्थिति और परिस्थिति को जाना। जब स्थिति और परिस्थिति को जाना तो 2-3 चीजें बाहर निकल के आई। सबसे बड़ी बात कि महिला आज के डेट में उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जो मनरेगा के तहत जो नौकरी के तहत जो गीगा वर्क से आते तो वो भी खत्म हो गए, जो सबसे बड़ी न्याय की बात है। लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पैसे देने की बात कही थी, न्याय यात्रा उनको संबल बनाने के लिए, उन्हें सख्त करने के लिए। जो इल्जाम आज मीडिया हम पे लगा रही है कि आरजेडी ने किया था, तो बिहार में मुद्दा तो यही है ना। बिहार में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, पलायन, महिलाओं पे अपराध, महिलाओं के सशक्तिकरण नहीं हो रहे हैं। तो जो मुद्दा है हम उस मुद्दे की बात करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मीडिया हम पे सवाल खड़ा कर रही है, तो मैं आप ही के नहीं, माध्यम से देखिए, ये मुद्दा इसलिए उठा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश राम जी, उनकी बाइट में सुन रहा था, उनका वो जो कह रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महागठबंधन की ओर से जो है ये सरकार बनेगी तो ये पैसे जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो सवाल उठ रहे हैं या मीडिया जो सवाल पूछ रही है या मीडिया जो सवाल का उत्तर जानना चाहती है, वो ये है कि जब इस तरह का अनाउंसमेंट करना था तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो सहयोगी है, दल है, जो बड़े हैं आपसे, और आपका जो है, आपकी पार्टी जो है, उनकी सहयोगी पार्टी है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था इस बात को अनाउंस करने के लिए। और दिस इज ए मच अवेटेड अनाउंसमेंट बाय द महागठबंधन। आपको नहीं लगता है? See, what you are saying is true, but what I am trying to say, convey the message through you, that it is very simple. बहुत सिंपल सी बात है। आप समझिए, बिहार के मुद्दे और बिहार के घटक दल, और हम वो घटक दल है इंडिया गठबंधन में जो बिहार में मुद्दों की राजनीति करते हैं, किसी और चीज की नहीं। जो सत्ता पक्ष है किसी और चीज की राजनीति करती है। अब ये सोचने की बात है, सवाल उठ रहे कि हमने एक साथ क्यों नहीं किया। इसका बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, अभी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एजेंडा मैनिफेस्टो के तहत सारी रिसर्च टीम, अपनी अपनी पार्टियां, अपने अपने घटक दल सारे रिसर्च कर रही है, सभी तरह से एकजुटता से कर रही है। सभी पार्टी अपनी एक मैनिफेस्टो बना रही है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। सभी घटक दल अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो में पॉइंट्स को लाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं आपके सवालों पे। जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो मैनिफेस्टो अलायंस, इंडिया अलायंस की कमेटी भी बनी है, उन लोगों के पास ये मुद्दे रखे जाएंगे। तब तक अगर हम गठबंधन में हैं तो हमें पूरी आजादी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम चले, लेकिन ये हमें कहीं नहीं कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी की प्रचार, विस्तार और उसका प्रसार ना करें, संगठन को मजबूत नहीं करें। ये जो मुद्दे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। इस पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि जो हमारी रिसर्च टीम थी, जो हमारी महिला अध्यक्ष थी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश की महिला अध्यक्ष हो, चाहे या राजेश जी हो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, या हमारे इंचार्ज कृष्णा लवरू जी हो, या हमारे सह प्रभारी सुशील पासी जी हो, आलम जी हो, देवेंद्र यादव जी हो, उन सबका एक इकट्ठा परिणाम था कि आज जो ये आया गया है कि हम इन महिलाओं को देंगे। इसके पीछे का एक लंबा चौड़ा एक संवाद था। और आपने देखा होगा बहुत यूनिक चीज कि हमने एक नंबर भी जारी किया है। वो एक नंबर है मिस्ड कॉल देने की कि कितने लोग इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, कि कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं और मिस्ड कॉल मारते हैं, क्योंकि हमारे पास संख्या आ जाएगा। और ये इसके पीछे एक लॉजिक है कि मिस्ड कॉल क्यों। सीधा सीधा उपाय है कि देखिए, ये देश, बिहार की बात करते हैं, बिहार की जनता ये बिल्कुल समझ चुकी है कि जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, वो नकारा है। उन्हें जन सौगात, जन कल्याणकारी योजना से कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन आपने देखा होगा कि अभी डे वन से ही मुद्दों की बात करती है। जब हम ये संवाद कर रहे थे तो महिलाओं ने खुल के अपनी बातों पर रखी कि उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि कांग्रेस घटक दल इस बहाने अंदर तक जाए, लोगों तक पहुंचे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करे, अपने संगठन को विचार से भाव से प्रचार प्रस्तार करे और लोगों के दिल में जाए। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन मजबूत होती है, अगर आरजेडी मजबूत होती है तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूत होती है। ये समन्वय है और ये हम लोग का एक कॉमन स्ट्रैटेजी के तहत है कि हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से बिहार की जनता के पास जाएंगे, अपने मुद्दों को बताएंगे, उनको समझाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसी प्रॉब्लम पे हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अनूप जी कि बिहार की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद लगा के बैठी हुई है और हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए। एक राजनीतिक दल को जो चुनावी मैदान में उतरने जा रही है तो उसको इस तरह की तमाम कोशिशें, तमाम कवायदे जो है करना आवश्यक भी है। लेकिन आपकी जो कोशिशें चल रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से, बिहार के प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, या राष्ट्रीय जो आपका नेतृत्व है उसकी तरफ से, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जी ये 3 बार आ चुके हैं पिछले 3-4 महीनों में, जहां तक मुझे पता है। और उसके अलावा पिछली बार जब वो आए थे तो दरभंगा और उसके बाद पटना में जो उन्होंने किया, खासकर दलित को लेकर किया, महादलित और दलित एक मजबूत वोट बैंक है बिहार में, उसको लेकर लिया। तो लोगों का ये भी कहना है कि आप जो है इस बार चुनाव में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आपके जो प्रतिद्वंदी दल है एनडीए, उसमें जो उनके घटक दल हैं, लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की पार्टी का एक अभी पिछले दिनों एक बैठक हुई, एक पार्टी का सम्मेलन हुआ, और उस पार्टी ने भी कहा, अनाउंसमेंट किया कि साहब हम जो है अपनी अलग पहचान बनाएंगे और स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे। तो कुछ कुछ वैसी कोशिश नहीं हो रही है कांग्रेस के द्वारा इस बार बिहार चुनाव में? क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 में इस तरह की कवायद नहीं देखी गई थी। देखिए, शीर्ष नेतृत्व और बिहार की कांग्रेस पार्टी एक बात बिल्कुल अच्छे तरह से समझ चुकी है कि हमें बिहार में जो हमारे पार्टी से विचारधारा के लोग हैं उनको जगाना है और जगाने के लिए, जन जागरण करने के लिए एक आवाज जरूरी है। इसी तरीके में आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 4 बार आ चुके हैं। सामाजिक न्याय के तहत उन्होंने 4 बार बिहार का दौरा किया। एक बार तो दरभंगा में जिस तरह से ओछी मानसिकता से सरकार के लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद वो फेल हो गए। मैं वहां था, मैं 12 तारीख से था, 12 तारीख से 15 तारीख तक मुझे जिम्मेवारी दी गई थी दरभंगा की कि मैं वहां था। मेरे साथ और भी लोग थे जो काम को बहुत नजदीकी से देख रहे थे और कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे। परमिशन देने के बावजूद अचानक कर देना, किसी एक मंत्री को वहां, प्रभारी मंत्री को वहां पहुंच जाना, खैर इन सब बातों से विषयांतर हो जाएंगे, छोड़िए इन सब बातों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का क्लियर मैसेज है, हमें हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचना है। और इसी कड़ी में आप राहुल गांधी जी भी अपना 200% दे रहे हैं। जब हमारा नेता 200% दे रहा है तो हम जैसे कार्यकर्ता का तो कम से कम पूरा 100% मिनिमम देना ही चाहिए। उस कड़ी में हम हर घर झंडा लगो अभियान चला रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हम 1-to-1 डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैंपेन कमेटी की तरह हम अपनी जो चीजें हैं, छोटे छोटे कुंबों में, घर में, द्वार डोर डोर जा जा के अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे कर्नाटका का, कल ही था ना, हमने 5 गारंटी प्रॉमिस किया था, 6 गारंटी डिलीवर किया। उन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये माध्यम है, इन सारी बातों को हम अपने बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, हम जनता हित में काम करते हैं, समाज के हर वर्ग का हम उत्थान चाहते हैं। जो छूट गए थे उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में बार बार सामाजिक न्याय की वो बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करती है, महादलित की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, क्योंकि हाँ, उन्हें लगता है कि अब उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए अनूप जी, मैं एक बात बताता हूं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जो किसी भी कारणवश छूट गया था, इतिहास में नहीं जाते हैं। क्योंकि आज अगर हमें पेट में दर्द है तो हमें पेट दर्द का इलाज करना चाहिए, ना कि भूल के सर दर्द का। हमने माना है इस बात को कि जिस तरह से लोगों ने, जो केंद्र में जो सरकार है, उन्होंने वोटों का इमोशनली फायदा उठाया और उनको उनके हक नहीं दिए। उन्होंने हमें स्पेस दिया, हम उस स्पेस पे जाके बैटिंग कर रहे हैं।
हम उन लोगों को जगा रहे हैं जिनको मोह माया में केंद्र सरकार ने फंसा लिया था। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी अनूप जी कि भारत के जनता, जो भारत के लोग हैं, एक बार इमोशनल फूल हो सकते हैं, बार बार नहीं। और यही कारण है कि पूरा का पूरा देश और बिहार खास करके, जहां तो यहाँ पे तो कहते हैं कि राजनीतिक दिशा तय दिया जाता है देश को। आपने देखा होगा 2014 में मोदी जी के जीतने के बाद दर बर दर स्टेट जीतते जा रहे थे, लेकिन बिहार में मोदी जी, बिहार में एनडीए सरकार हार गई थी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे नेता जब इतना प्रतिबद्ध है, अति पिछड़ों, दलित, महादलितों, सबके लिए की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, हर उन गरीब तबकों की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी हो। उस जातिगत जनगणना में स्वर्ण के भी लोग हैं जो गरीब हैं, जिनकी अनदेखी सरकार कर रही है। आप ये देख रहे होंगे कि आरक्षण की बात, ईडब्ल्यूएस में भी कुछ लोग अपनी लालच में आके उसका मिसयूज कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं। तो इस पे भी निगाहें हैं लोगों की कि नहीं, जो जेन्युइन है उनको मिलना चाहिए। और इन्हीं सभी चीजों बिल्कुल को मिलना चाहिए। मैं आपकी बात को रोक रहा हूं आपको। कोई साथ बात साथ राहुल गांधी ने एक बात और कही थी अपने पिछले दौरे में पटना में, ये पहले भी वो ये बातें कह चुके हैं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, कि काफी पढ़ाई की अगर बात करें, कंपटीशन की बात करें, आईएएस पीसीएस की बात करें, तो बिहार के बच्चों का कोई जवाब नहीं है। तो क्या ये जो मुद्दा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, ये तो अपनी जगह है ही, साथ ही साथ इस बार ये मुद्दा कि आरक्षण की सीमा जो है वो 50% से बढ़ाई जाएगी, आपको लगता है कि ये मुद्दा काम आएगा बिहार इलेक्शन में, या 50% की जो सीमा है या बैरियर है उसको बढ़ाना चाहिए? और अगर बढ़ाना चाहिए तो क्यों बढ़ाना चाहिए? अनूप जी, बहुत ही संवेदनशील सवाल है जो कि आज के संदर्भ में बहुत रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अभी जातिगत सर्वेक्षण हुआ बिहार में। मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं, जो ये आंकड़े जिस पे चर्चा नहीं होते, सिर्फ जाति पे चर्चा हो रही है कि हम इतने परसेंट है, हम इतने परसेंट है। पूरा अति पिछड़ा पिछड़ा समाज को मिला के 57,98,000, मतलब लगभग 58 लाख, 58 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 से कम कमाते हैं। ठीक है, 6,000 से कम कमाते हैं। अगर प्रतिदिन उसका कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कितना आएगा, हम बोलना नहीं चाहेंगे, आपका दिल रो उठेगा। छोड़िए उस बात को। अब आइए, आरक्षण की जो बात करें उसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हम जातिगत सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें शैक्षणिक डेटा भी आता है। मैं अति पिछड़े समाज का एक सैंपल लेता हूं। पहले एक पूरे बिहार के संदर्भ में बात दे देता हूं। बिहार में पूरे जो ग्रेजुएट हैं, अदर ग्रेजुएट, जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, इंजीनियर छोड़ दे, सीए छोड़ दे, प्रोफेशनल डिग्री छोड़ दे, तो मात्र 7.11 है। मतलब कुल आबादी के 13 करोड़ आबादी के मात्र 7.11 ग्रेजुएट्स हैं। अब आइए, इसकी गाथा कैसे शुरू होती, क्यों इतना कम। ये मैं पूरे सभी जाति धर्म के मिला के बात कर रहा हूं, 7.11। अब आइए अति पिछड़ा में। अति पिछड़ा में जब क्लास 1 to 5 की अब बात करेंगे तो वहां पे 24.38% बच्चे इनरोल होते हैं जो क्लास 1 to 5 तक पढ़ते हैं, प्राइमरी तक। वही बच्चे जब 5 to 10 तक आते हैं तो ये आंकड़ा घट के 13% हो जाता है, यानी 8% का ड्रॉप आउट। 8% का ड्रॉप आउट। ये 8% जो है, ये 8% जो है, यही है गीगा वर्कर्स, यही पलदार है, यही कूली है, यही शौच साफ करने वाले लोग हैं, यही मैला ढोने वाले लोग हैं, यही रोड पे सोने वाले लोग हैं। तो अब ये बताइए आखिर इतना ड्रॉप आउट क्यों? क्योंकि बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। जब यूपीए की सरकार आई थी, राइट टू एजुकेशन के तहत हमने मिड डे दिया, उनको ड्रेस का प्रमोशन दिया ताकि लोग आए। अटेंडेंस तो बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा नहीं बिहार में, क्योंकि बिहार सरकार ने उसको दूसरे तरीके से यूज कर लिया कि हमने दिया है, साइकिल बांटा है, यूपीए 1 का फंड था वो, यूपी सरकार का। ड्रेस बांटा है, यूपीए का था। किताबें बांटी, यूपीए की थी। उसके बावजूद ये आज का डेटा मैं बता रहा हूं ना, 6 महीना साल भर पहले का ये डेटा है। तो यहां पे सरकारी संस्था में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं हो रही है। जो बच्चे आप जिनकी तारीफ कर रहे हो, सोचिए, इतने कम बच्चे जो संसाधन में पढ़ते हैं, कुछ लोग उसमें से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, तो हम इतनी तारीफ करते हैं। जब हम इन संसाधनों को अच्छा कर देंगे तो फिर क्या जरूरत रहेगी। तो जरूरत इसीलिए आती है
कि जो संबल है, जैसे मैं प्रभु की कृपा थी कि मेरे पिताजी एक मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल करके मुझे पढ़ाया, बाहर भेजा, मैं इंजीनियरिंग किया, कनाडा में नौकरी करता हूं, वहां से नौकरी छोड़ के बिहार के लिए करने आया हूं। तो मैं सक्षम था और मैं उसी घड़ी में चल रहा हूं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, मेरे जैसे कितने लोग हैं? तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की बात कही जाती है, जो संविधान हमें अधिकार देता है। रही बात 50% वाली, तो अब आते हैं इसके पीछे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, एक लॉजिक, जो बिहार के लोग ना कभी भी बात नहीं करना चाहेंगे, एक सत्ताधारी के लोग। जब हम जातिगत जनगणना करते हैं और जब आबादी की बात करते हैं तो 65% अति पिछड़ा और पिछड़ा की लगभग आबादी आती है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले मात्र मालूम है कितने? लेस देन 8%। तो उनकी पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी पढ़ाई शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है। ग्रेजुएशन की बात कर लो ना, 10th पढ़ा, 11th 12th पढ़ा, सब बाहर जाग गए। अब तो 11th 12th के बाद कोटा भाग जाते हैं, जो भाग जाते हो तो वहीं से ग्रेजुएशन करते हैं, वहीं नौकरी कर लेते हैं। मेरे जैसा रिवर्स माइग्रेशन कितना होगा? 0.001%। क्योंकि बिहार के लिए, मैं सामाजिक फैमिली से आता हूं, मैं इसलिए बिहार के लिए आके करने जा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। अगर हमें उसके लिए सामाजिक न्याय के तहत, अगर हमें अपने भाइयों में से भाइयों लोगों को अगर आरक्षण देने से वो मुख्य धारा में आते तो इसमें क्या गलत है? हम तो ये कह ही रहे हैं ना कि ईडब्ल्यूएस को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एक ऐसी संस्था है, ऐसा आरक्षण पद्धति है जिससे हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अति पिछड़ों और दलित महादलितों को ही आरक्षण मिलता है। लेकिन ये समझना होगा, हमें बड़े भाई बन के छोटे भाई लोगों को दिल बड़ा करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए करना पड़ेगा। और यही नहीं, इसीलिए जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि हमें जान सके कि आखिर हमारे सामान्य कोटि के भाइयों की क्या स्थिति है, हमें पिछड़े अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं उनकी क्या स्थिति है, माइनॉरिटी के लोगों की क्या स्थिति है, उनमें जो दलित हैं, जो एसटी है, जो आदिवासी लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसीलिए आंकड़े चाहिए, हम योजना बनाएंगे। बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक बात बताइए अनूप जी, आपका, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं, आपका दांत टूट गया, आप डॉक्टर के पास गए, एक्सरे कराया, उसने क्या बोला कि आरसीटी करनी है। अब आरसीटी तक तो आ गया, बिहार का एक्सरे डेटा आ गया, लेकिन हम आरसीटी कर ही नहीं रहे आपका। आप बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी आ रहा है, तो क्या फायदा है ऐसा डायग्नोसिस करके कि आरसीटी करना है? वही हाल बिहार का जातिगत जन सर्वेक्षण के साथ हुआ। हमने योजनाएं बनाई, दी कहां? हमने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया कि हम उनको 2-2 लाख रुपए देंगे। सत्ता परिवर्तन करते ही वो 2 लाख रुपए नहीं दिए। 65% वाला 9वीं सूचना में जारी करना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 2-2 लाख रुपए तो दे देते। उसमें तो सभी सामान्य लोग हैं। 94 लाख में अति पिछड़ा जनरल के लोग भी हैं, माइनॉरिटी के भी लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। उसमें तो राजनीति ही होनी चाहिए था। इसीलिए राहुल गांधी जी आरक्षण की बात कर रहे हैं कि ताकि उन लोगों को, जो इतनी बड़ी आबादी है जो मुख्य धारा से हट गई है, उनको लाने की बात कर रहे हैं। बस एक छोटा बिल्कुल सा ठीक कहा आपने सर। एक बात और, अब सारी बातें क्लियर हो गई तो अब सवाल चुनाव का भी कर लिया जाए। पिछली जी बार जी आपने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, आपको 19 सीटें मिली। इस बार कम से कम, हालांकि सीट शेयरिंग की जो बात होगी, जो भी फाइनल होगा तो आलाकमान तय करेगा, चाहे वो आपका आलाकमान हो या फिर आरजेडी का हो, महागठबंधन के जो बड़े नेता है वो तय करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग चाहेंगे कि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं या आपके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, तो पिछली बार से कुछ ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने का मौका आपको मिलना चाहिए। अनूप जी, बहुत गंभीरता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बात बोलने जा रहा हूँ। हमारा लक्ष्य बिहार में हर उन सीट पे लड़ने का है जहां पे हम जीत सकते हैं, जहां हमारी मजबूती अच्छी हो, जहां हमारी दावेदारी अच्छी हो, जहां हमें लगता है कि हम कन्वर्ट कर लेंगे। हमें 3 बहुत क्लियर पैरामीटर्स हैं। जो लोग जन मुद्दे से घिरे हुए हैं, जो लोग पब्लिक के बीच में हैं, जो लोग सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं, वैसे लोगों को टिकट देना है, जो लोग संख्या बल ला सके। रही बात सीट के नंबर का, ये 70 सीट पे हम लड़े थे, 70 सीट पे बातें हैं, लेकिन ये सारा तय आला कमान करता है। और इसके बारे में इससे ज्यादा मैं कोई जानकारी है ही नहीं कि मैं आपको बता सकूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस इस बार वो सीट लेगी जहां से हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल आपसे। आपको सीटें मिल गई, महागठबंधन के साथ आप चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन जो कुछ पिछले एक महीने से हुआ, अब पहलगाम अटैक के बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो निश्चित रूप से बिहार में जातिगत जनगणना आपके पास मुद्दा है, आरक्षण आपके पास मुद्दा है, तो ये मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब
जो एनडीए है उसके पास काट के लिए ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा होगा। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है या ऑपरेशन सिंदूर का तड़का जो अब चुनाव में लगने वाला है, इसकी बानगी भी आपको देखने को मिल रही होगी अब मेरे ख्याल से बिहार में या बाकी जगहों पर। तो इससे कैसे निपटेगा महागठबंधन या कांग्रेस? देखिए, इससे महागठबंधन कांग्रेस नहीं निपटेगा, इससे जनता निपटेगी। इस बार देश के प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ी थी। देश के जो सैनिक थे उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। हम लोगों ने पूरा उनका साथ दिया कि आप जो डिसीजन लेंगे हम उनमें आपके साथ कर रहे हैं, एक चू तक नहीं किया। जब मौका आया तो आपने अमेरिका के कहने के बाद आप अनाउंसमेंट करते हैं कि सीज फायर हुआ। जनता देख रही है, ये इंफॉर्मेशन युग है, समझ की ये बात को। ऑन द क्लिक एक बटन दबाइए, इंफॉर्मेशन नीचे तक जाता है। इस बार आपने देखा होगा मीडिया को भी बैकफुट पे आना पड़ा। जो उन्होंने कहा कि कराची में कब्जा कर लिए, लोग टीवी देखना बंद कर दिए। तो पब्लिक अपने ही इन लोगों ने अपने एजेंडा को उजागर कर दिया। इन्होंने समझा नहीं सेंटिमेंट क्या है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं अनूप जी, ग्राउंड रिपोर्ट एनडीए सरकार को सीज फायर कर देगी इस बार। सीज फायर इनका बहुत बड़ा भूल है और उस पर तड़का लगाया एस जयशंकर ने ये आके कह के कि स्ट्राइक से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल आपके राहुल गांधी लगातार उठा भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है। राहुल गांधी तो वो सवाल उठा रहे हैं जो पब्लिक की सवाल है। वो तो आम जनों की सवाल को एक वॉइस बन रहे हैं, चेहरा बन रहे हैं। ये सवाल मेरे मन में है, आपके भी मन में होगा, दूसरे के मन में है कि हमारे सैनिकों के जीवन के साथ आपने सौदा कैसे किया। ये सवाल है, ये कहीं नहीं भाग सकते हैं। कितना भी इस पे तड़का लगा ले, कितना भी इसे मलाई लगा ले, देश की जनता ये समझ चुकी है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, ये इनका सीज फायर है एनडीए सरकार का, और ये मतलब मोदी जी का भी। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश के लोग समझ चुके हैं कि सैनिकों का सिंदूर का सौदागर हो गए हैं मोदी जी, और कुछ नहीं। क्योंकि ये बताना ही नहीं था ना, ये तो गोपनीयता होती है, हमारे रक्षे की बात होती है। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप अगर आम भाषा में हमसे पूछना चाहेंगे तो मैं यही बोलूंगा। सीधा सा एक सवाल आपसे पूछूंगा अनूप जी, बेसिक तो रिपोर्ट। आज तो प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में कह भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। तो आपको लगता नहीं ये क्लिक करेगा? नहीं। अच्छा अनूप जी, बहुत बारीकी है और बहुत सिंपल सा एक सवाल है। 26/11 हुआ था ना, 26/11, उसके सारे आतंकी या तो हमने मार दिया, एक को पकड़ भी लिया। हाँ? पहलगाम के 4 आतंकी कहाँ हैं? क्या पकड़े गए? क्या मारे गए? बस यही मेरा सवाल है। आप इस सवाल के साथ आप देखिए कि देश की जनता, मैंने कहा ना अब इंफॉर्मेशन युग है। 14 वाला अब 14-19 नहीं चलेगा। जो 19 में उन्होंने, मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि शहीदों के साथ उन्होंने उनके वोट मांगे, क्योंकि मेरा जमीर नहीं गवाह करता। भले उन्होंने मांगा, लेकिन मेरा आज भी दिल नहीं करता है इस बोलने का। 19 इसलिए जीते, अब नहीं चलेगा ये। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, देश की जनता दम समझ गई कि 1 बार 2 बार 3 बार, और एक के बाद वो एक फुल टॉस पे आउट हो रहा है। पूरे देश की जनता इनके साथ थी, पता है। पूरे देश की जनता ये चाहते तो इंदिरा गांधी की जैसा एक नया इतिहास, जो कहते कि मेरा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का है, मौका मिला था इन्हें। बलूचिस्तान अलग कर देते, पॉक ले आते, कुछ ऐसा कर देते जैसे इंदिरा गांधी जी की हम लोग महिमा करते हैं। पूरा देश जानता है कि कैसे लड़ी हो। क्या उस समय निक्सन ने हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को नहीं डराया था? अमेरिका में रह के उनसे वो नहीं मिली, वापस आई, 10 से 15 दिन के बाद उन्होंने अटैक किया। तो क्यों डरना भाई, जब आप है तो। यहां ट्रंप मध्यस्थता कर रहा है। भारत के लोग बहुत समझदार हैं, और भारत के लोग, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का केंद्र और बिहार में सीज फायर शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान रंजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ बिहार में कांग्रेस जो है इस बार अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी हुई है, ये भी आपकी बातों से साफ साफ नजर आया। चुनाव में आप निश्चित रूप से महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम मुद्दे आपके साथ हैं और उन मुद्दों के साथ आप अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी से जो एक वो नया मुद्दा लेकर आ रही है उससे कैसे निपटेंगे, इसके बारे में भी आप बता रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपको और आपके गठबंधन को, आपकी पार्टी को। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।